तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर है आपका पहला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ए ऑप्शन दिया है यहाँ पर 100, बी ऑप्शन दिया है 104, सी ऑप्शन दिया है 114 और डी ऑप्शन दिया है 116। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे विधान मंडल के बारे में, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बारे में। अब विधानमंडल की बात करूं तो विधानमंडल दो चीजों से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत होती है एक होता है बच्चा विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा। अब यहां आपसे मालूम कर ले कि भैया विधानसभा या विधानमंडल की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे विधान परिषद की तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और बात करें विधानसभा की तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 403 है दोस्तों। अभी यहां से बात करेंगे हम संसदीय क्षेत्र की, बात करेंगे दोस्तों संसदीय क्षेत्र के बारे में। संसदीय क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, संसदीय क्षेत्र के बारे में। तो संसदीय क्षेत्र में भी दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। अभी हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। एक होता है राज्यसभा और दोस्तों दूसरा होता है लोकसभा। यहाँ पे आपसे मालूम कर ले, यहाँ पे आपसे मालूम कर ले कि राज्यसभा की सीटें कितनी है और लोकसभा की सीटें कितनी है। हम बात करेंगे राज्यसभा की सीटों की तो राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में बच्चा 31 है और लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें दोस्तों 80 है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटें 80 हैं। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ए ऑप्शन दिया है 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन दिया है 3,94,411 वर्ग किलोमीटर और सी ऑप्शन दिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और आपका डी ऑप्शन है 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है, सही उत्तर है, तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है और भी पूछ लेता है, जैसे हम बात करें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बात करें तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है दोस्तों, 240 किलोमीटर है। और मालूम कर ले कि भैया पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। अब आपसे मालूम कर सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में किन राज्यों से मिलती है। बात करेंगे दोस्तों किन राज्यों से उत्तर में मिलती है तो आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश उत्तर की दिशा में। बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़ दक्षिण में है उत्तर प्रदेश के। बात करें पूरब की अगर करते हैं तो पूरब में बिहार और झारखंड पड़ता है दोस्तों। पूरब में बिहार और झारखंड पड़ता है, बिहार और झारखंड। अब बात करेंगे क्योंकि बिहार राज्य से ही हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। बात यहाँ पे पूछ लेता है आपसे प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पड़ता है और दोस्तों राजस्थान पड़ता है यहाँ पे और आपका हरियाणा पड़ता है। यानी कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा ये पश्चिमी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से सटे हुए पश्चिमी राज्य हैं। और यहाँ पे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश
कि सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसम्मन छतरी कहां स्थित है? बात करेंगे मुसम्मन छतरी की, कि मुसम्मन छतरी कहां स्थित है। ऑप्शन ए है सादाबाद के बलराम मंदिर के समीप, या आगरा के लाल किले में, या बालाबेहट दुर्ग में, या भैया फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में। तो आपको बताना है कि मुसम्मन छतरी कहां पर स्थित है। मुसम्मन छतरी की बात करेंगे दोस्तों, बात करें मुसम्मन छतरी के बारे में दोस्तों, तो मुसम्मन छतरी आपका आगरा के लाल किले में है, आगरा के लाल किले में है। अब मैं बात करूं आगरा के लाल किले के बारे में दोस्तों, अगर मैं बात करूं आगरा के लाल किले के बारे में, आगरा लाल किला के बारे में बात करूं तो इसका जो निर्माण है लाल किले का, आगरा के लाल किले का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया था दोस्तों, अकबर ने कराया था। और जो सन पूछ ले यहां से आपसे, तो लगभग 1565 के आसपास, लगभग 1565 के आसपास आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने दोस्तों। बात करते हैं कि आगरा का जो लाल किला है ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसको जो है 1983 में 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1983 में। ये आपसे पूछ लिया जाता है। बात करेंगे दोस्तों, बात करेंगे हम आगे, अगर हम बात करें बीरबल के महल की, बीरबल का महल, बीरबल का जो महल है दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में है, बीरबल का महल। और इसको जो है राजा अकबर ने बनवाया था अपनी 2 पूर्व रानियों के लिए, जिनका नाम था बेटा, एक का नाम था रुकैया बेगम और दूसरी का नाम था सलीमा बेगम, दूसरी का नाम था दोस्तों सलीमा बेगम। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो फतेहपुर सीकरी में बीरबल का महल है वो बेटा बात करें तो ये दादूपुरा में पड़ता है, दादूपुरा फतेहपुर सीकरी में एक जगह है, ध्यान रखना आप लोग। पर ये अकबर ने रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के लिए बनवाया था। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बीरबल का घर था या बीरबल के लिए महल था। चलिएगा आगे हम बात करें दोस्तों, आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि जो भैया सादाबाद का है, सादाबाद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन सादाबाद आया था, उसके बारे में बात करें तो सादाबाद जो है आपका हाथरस जिले में पड़ता है दोस्तों। सादाबाद जो है आपका हाथरस जिले में है, हाथरस जनपद में पड़ता है, हाथरस जनपद में पड़ता है। बात करेंगे कि भाई ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि हाथरस का जो किला है वहां पर भगवान बलराम जी का मंदिर है। भगवान सादाबाद में भगवान बलराम जी का मंदिर है, बलराम जी का मंदिर है। और प्रतिवर्ष बात करें कि हाथरस में, यानी कि इसी मंदिर में हाथरस में प्रत्येक साल देव छत पर, प्रत्येक वर्ष देव छत पर एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है दोस्तों, जिस मेले का नाम है मित्रों लक्खी मेला। लक्खी मेला जो है आपका वो हाथरस जनपद में या फिर कह सकते हैं हाथरस के किले में भगवान बलराम जी के मंदिर पर लगता है। प्रतिवर्ष देव छत पर लक्खी मेला लगता है, आपको याद रखना है। अभी देखो थोड़ा सा हाथरस के बारे में बात करें तो हाथरस जो है 3 मई 1997 को अलीगढ़ और मथुरा के कुछ जनपदों को काटकर एक नया जनपद तैयार किया गया, जिलों को काटकर एक नया जनपद तैयार किया गया हाथरस। और इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी, हाथरस की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 6 मई 1997 में जारी हुई थी दोस्तों। यानी कि ये 6 मई 1997 को हाथरस जनपद बनकर आपका तैयार हो चुका था। चलिएगा
अभी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जो आगरा का लाल किला है, आगरा का लाल किला है, वो किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। तो आगरा का लाल किले के बारे में बात करें तो दोस्तों वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यानी कि उसका निर्माण जो है वो बलुआ पत्थर से हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा जसवंत सिंह की छतरी, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? राजा जसवंत सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है गोवर्धन, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी और डी ऑप्शन है आपका सादाबाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आगरा है। राजा जसवंत सिंह की छतरी आगरा में है। अगर बात करें जो राजा जसवंत सिंह की छतरी है वो राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है, राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। और ये जो है गुंबददार खंभों से तैयार की गई है। पूछ ले कि राजस्थानी वास्तुकला और गुंबददार खंभों से तैयार की गई एक छतरी है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो निर्माण है वो जसवंत सिंह ने कराया था। राजा जसवंत सिंह की छतरी का निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। और ये जो है किसकी याद में करवाया था? आपसे मालूम कर ले कि राजा जसवंत सिंह की छतरी का निर्माण किसकी याद में करवाया था। तो राजा जसवंत सिंह के बड़े भाई, राजा जसवंत सिंह राठौर के बड़े भाई थे अमर सिंह, इनके बड़े भाई अमर सिंह थे। और अमर सिंह की जो पत्नी थी, अमर सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था दोस्तों महारानी हाडा। उनका नाम था दोस्तों महारानी हाडा। तो महारानी हाडा की याद में जो है राजा जसवंत सिंह की छतरी का निर्माण कराया था, जो आगरा में स्थित है दोस्तों, जो आगरा में स्थित है। और इसका जो निर्माण कराया था वो 1644 ईस्वी में करवाया गया था, 1644 ईस्वी में कराया गया था। चलिएगा इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेशन में दें और उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिएगा इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।